यस पीपल, कैसे हैं सब लोग? दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सी एस ई टी लीगल एप्टीट्यूड. मैं हूँ स्पंदन कश्यप एंड आई विल बी टीचिंग यू द सब्जेक्ट ऑफ लीगल एप्टीट्यूड. ये जो पूरा सब्जेक्ट है दिस इज लीगल एप्टीट्यूड एज वेल एज लॉजिकल रीजनिंग. तो उसका जो लीगल एप्टीट्यूड पार्ट है वो आपको मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि सी ए स्पंदन कश्यप. एंड साथ में जो लॉजिकल रीजनिंग पार्ट है वो आपको पढ़ाएंगे सी ए चिराग कोठारी सर. ठीक है? यस. Finally, 2020 is over and we are standing into the new year altogether, that is 2021. Yes, people. मतलब किसी के लिए एक बैड ईयर था, किसी के लिए एक अच्छा ईयर था, किसी के लिए एक सपना था, किसी के लिए एक क्या बैड ड्रीम था, जो भी कहे. बट फाइनली इट इज़ ओवर राइट नाउ. व्हाट आई सजेस्ट इज कि जो हुआ उस पर मिट्टी पाओ. अभी आगे निकलना है, हमें आगे बढ़ना है लाइफ में. और जैसा भी था साल, हमें किसी भी चीज़ से जो बीत चुकी है उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने ही मिलता है. मैं हमेशा यही समझता हूँ कि वट एवर हैपन्स इन आवर लाइफ, मे इट बी एनी सिचुएशन, मे इट बी एनी मोमेंट, इट गिव्स अस अ लर्निंग एक्सपीरियंस. ठीक है? तो हम ये सोच के चल रहे हैं कि ऑफकोर्स हमारा आगे का साल अच्छा हो गया, हमारे आगे के जितने भी साल है आने वाले वो अच्छे हो गए. ऑफकोर्स जो कोरोना वाला सीज़न है वो जा चुका है, अब थोड़ा काम काज करने वाला सीज़न आ चुका है. तो फाइनली वी आर बैक ऑन ट्रैक एंड 2021 वी डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू बी, बट वी होप ऑफकोर्स कि दिस वुड बी अ फैबुलस ईयर फॉर ऑल ऑफ अस. यस. जैसे मैं कह रहा था, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू 2021, क्योंकि कैसा होता है कि दिस इज द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, तो कैसा हो जाता है कि एवरीवन इज वेरी मच एक्साइटेड, हम ये करेंगे वो करेंगे, वी हैव न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, वी हैव न्यू ईयर प्लान्स, वी हैव मेनी थिंग्स टू डू. लेकिन ऑफ कोर्स गिवन द सर्कमस्टांसेस अराउंड, हम थोड़ा लिमिट करना पड़ता है हमें अपने आप को, तो वो चीज़ें तो करनी पड़ेगी. लेकिन साथ ही साथ हमारे पास जो प्लान्स है, हमारे जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, उन सब के लिए हमको रेडी होना पड़ेगा. ठीक है? तो यस, जो मैं कह रहा था 2021 को फाइनली अब साइड में रखते हैं एंड फाइनली आते हैं हमारे सब्जेक्ट की ओर, जो कि है लीगल एप्टीट्यूड. आई बी टीचिंग यू लीगल एप्टीट्यूड. एंड इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको इंडेक्स जो है लीगल एप्टीट्यूड का. जो हमारा लीगल एप्टीट्यूड हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बेसिकली उसके अंदर जो पाँच ही आई गेस पाँच चीज़ें हैं, पाँच क्या कह सकते हैं, चैप्टर्स है, पाँच लेसन्स है. वो ये है. पहला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो जिस किताब के अनुसार हमारी जनता, हमारे कानून, हमारा देश चलता है, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द इंडिया, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, एंड वी कॉल इट कि लॉ ऑफ द लैंड के आगे कुछ भी नहीं है. ठीक है? तो ऑफकोर्स दिस इज द थिंग जिसके ऊपर बेस्ड सारे लॉज बने हुए हैं इंडिया में. ठीक है? तो दिस इज द गवर्निंग बुक या गवर्निंग लॉ ऑफ द लैंड. ठीक है? सेकेंड कम्स एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉज. ये जो टॉपिक है आपका एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं बहुत ही क्लियर कर दूं, इसमें दो ही चीजें हैं. दैट इज वन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईसीए बोलते हैं उसको, और दूसरा है लॉ ऑफ टॉर्ट्स. लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज अनकोडिफाइड. लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कोई कोड नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें कोई सेक्शंस नहीं है. बेसिकली जो नॉर्मल हमारे कंपनी लॉ, हमारे फेमा, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्शंस या आर्टिकल्स होते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में. लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज कंप्लीटली अनकोडिफाइड. सर लॉ ऑफ टॉर्ट्स फिर आता कहाँ से? लॉ ऑफ टॉर्ट्स का जो जन्म हुआ है वो कॉमन लॉ से हुआ है, प्रेसिडेंट से हुआ है. बेसिकली जो जजमेंट्स आए हैं इंग्लैंड यूके के, जो जजमेंट्स आए हैं उनका जो कॉमन लॉ हम कहते हैं, उससे जो लॉज आए हैं उसको कहा जाता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स. और बेसिकली कोई सेक्शन नहीं है, लेकिन उनके जजमेंट से जो लॉ बना है, उनके जो प्रेसिडेंट से लॉ बना है, वही है लॉ ऑफ टॉर्ट्स. ठीक है? उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ही सिंपल, हमारे रोज के दिनचर्या में जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, वो सब कुछ गवर्न होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से. ठीक है? आईसीए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बस इतना बताता है कि कल चल के अगर आप किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ट्रांजैक्शन एज इन मनी वाला ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन एज इन आप किसी का कुछ सामान रख रहे हो, आपको उसको वापस करना है, एज अ सिक्योरिटी रख रहे हो, कोई भी छोटा ट्रांजैक्शन, कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल है. इसकी एप्लीकेबिलिटी में बताऊंगा ऑल ओवर इंडिया कैसे है, किन चीज़ों पे है, सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. सेकेंड इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जो कि एक फॉरेन लॉ है, लेकिन उसके जो जजमेंट्स हैं वो हमारे क्या कहते हैं, इंडियन कानून पे भी एप्लीकेबल है. जैसे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, नेग्लिजेंस, मेडिकल नेग्लिजेंस, ये अलग अलग छोटी मोटी चीज़ें जो इंडिया पे लागू होती है, जो कानून लागू होता है, वो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स. एक बात बता दूं आपको मैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स प्रैक्टिस करने वाले, स्पेसिफिकली लॉ ऑफ टॉर्ट्स प्रैक्टिस करने वाले लॉयर्स इंडिया में बहुत 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 कम है. तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में एक बहुत ही बेहतरीन स्कोप है लॉयर्स के लिए. मैं ये क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड
माई लॉ फ्रॉम ILS लॉ कॉलेज पुणे एंड आई एम ग्रेजुएटेड एज अ लॉयर, ठीक है। और उसके बाद मेरी PG भी हो चुकी है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, LLM हो चुका है। नाउ तो मैंने इसमें जो पढ़े हैं सब्जेक्ट, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कंपनी लॉ, ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने अपने लॉ के फील्ड में पढ़े। और साथ ही साथ ऑफकोर्स हमारा जो CS कोर्स है, CS कोर्स में तब हमारे टाइम पे CSEET नहीं होता था। हमारे टाइम पे मतलब मैं बहुत पुराना इंसान नहीं हूँ, आपके ज़माने का इंसान हूँ। CSEET की जगह पे हमारे टाइम पे होता था, बेसिकली 4-5 साल पहले हमारे टाइम पे होता था CS फाउंडेशन, ठीक है। CS फाउंडेशन पास किया था मैंने। उस टाइम पे बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस अकाउंट्स वगैरह ये सब्जेक्ट्स होते थे। और जो सेकेंड लेवल है दैट इज CS एग्जीक्यूटिव। CS एग्जीक्यूटिव में हमें सब्जेक्ट होता था ILGL। तो इन ये सब्जेक्ट में बेसिकली जो जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, या जो भी लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, प्योर लॉ, वो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते थे एग्जीक्यूटिव में। अभी भी CSEET के बाद जो आपका CS एग्जीक्यूटिव है उसमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी लॉ, तो ऑफ कोर्स माई बाप ऑफ CS इज कंपनी लॉ। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या जो प्योर लॉज है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये जो स्पेसिफिकली लॉ फील्ड से रिलेटेड है, ना कि कंपनी सेक्रेटरी फील्ड से, कंप्लायंस से नहीं, लीगल से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे। सब्जेक्ट नेम जूरिस्प्रूडेंस एंड IGL। अभी जो जूरिस्प्रूडेंस और जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, JIGL कहते हैं उसको, वो एग्जीक्यूटिव सब्जेक्ट है, उसमें भी आपको ये लॉज मिलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब्जेक्ट पढ़ना, जो कि है लीगल एप्टीट्यूड। लेकिन ट्रस्ट मी, दिस इज अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट एंड दिस इज ड्राफ्टेड ब्यूटिफुली बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ICSI, हमारे माई बाप। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये सब्जेक्ट को ड्राफ्ट किया है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि इसके जो मतलब प्रोविजंस है, ये हमें दो तरह से हेल्प करते हैं। पहला, इसके जो प्रोविजंस, इसके जो कॉन्सेप्ट्स, इसमें जो अलग अलग टर्म्स यूज्ड है, ये हमें लीगल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट में भी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ आपके CSEET में और एक सब्जेक्ट है नेम्ड, CSEET में दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? करंट अफेयर्स में जो सब्जेक्ट है, जो चैप्टर्स है, या जिसमें जो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में, वो भी आपके लीगल एप्टीट्यूड के इन टॉपिक्स में से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस सब्जेक्ट में जो आप पढ़ोगे उससे आपको मदद कहाँ होगी? लीगल एप्टीट्यूड के पेपर में भी होगी और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के पेपर में भी होगी, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग, उसके बारे में मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि वो काम मेरा नहीं है, वो चिराग सर आपको आके बिल्कुल बताएंगे, हमारे स्टार चिराग सर। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स पूजा मैम आपको पढ़ाएंगे। पूजा मैम आप जब आपको पढ़ाएंगे करंट अफेयर्स, तो उनको जरूर पूछना कि मैम लीगल एप्टीट्यूड यहाँ कोई काम का है या नहीं है। मतलब स्पंदन सर ने फेंक दिया और आपने लपेट लिया, संक्रांत का सीजन आ रहा है तो लपेटे जाओ। अरे नहीं भाई साहब, आप एक बार पूजा मैम को पूछना, 110% आपको लीगल एप्टीट्यूड हेल्प करेगा आपके किसमें? करंट अफेयर्स में, ठीक है। Yes. Finally, we are starting with the subject named legal aptitude. इंडेक्स देख लिया आपने, है ना पीपल? बहुत ही तेज हो रहा था हमें, लेकिन अब थोड़ा सा हम शांत हो जाते हैं एंड हम लोग रुक करते हैं हमारे पहले टॉपिक की ओर, जो कि है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसके पहले कि ये 3 शेर लोगों को देखें हम लोग, बेसिकली ये 4 है, सत्यमेव जयते जो लिखा है, लेकिन हमको 3 दिख रहे हैं। तो इसके पहले हम इस सब्जेक्ट के अंदर घुसे, इस टॉपिक के अंदर घुसे, मैं आपको बता दूं ये सब्जेक्ट जो है आपको 50 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। 50 मार्क्स का MCQ पूछा जाता है, उसमें से 25 मार्क्स इज लीगल एप्टीट्यूड एंड 25 मार्क्स इज लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो वील प्रिपेयर द सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली कि आपको 25 मार्क्स का जो MCQ है, चाहे वो कहीं से भी पूछना, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कंपनी लॉ, कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन, कहीं से भी पूछना तो ना भाई साहब, हम रेडी रहेंगे, क्योंकि हमारे पास नॉलेज कहाँ से है? लीगल एप्टीट्यूड के लिए भी नॉलेज रेडी है और करंट अफेयर्स के लिए भी नॉलेज रेडी है। तो आपका डबल फायदा, डबल बोनांजा आपका इस सब्जेक्ट में होगा। यस, नाउ स्पीकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आए खेले एक खेला। क्या खेलेंगे? एक खेला। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या लगता है किसने ड्राफ्ट किया है? आभार, अभिनंदन, स्वागत। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूँ इस अद्भुत खेल में जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। आपका पहला सवाल स्पंदन कश्यप पूछ रहा है आपको कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो ड्राफ्ट किसने किया है? सर, मतलब ये सवाल अगर आप हमको पूछोगे और इसके बेस पे अगर मार्क्स मिलेंगे ना, तो सर हम आपसे पढ़े क्यों? मतलब हम ये चीज़ तो हमें मतलब रात को कभी उठा के पूछ लो, हमको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया BR अम्बेडकर सर जी ने ड्राफ्ट किया है ना। अरे सर जी, मैं आपको एक आइसक्रीम दे रहा था, लॉलीपॉप दे रहा था। मतलब भाई साहब, मैं आपको बस इतना बोल रहा था कि
ये सारी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, बी आर अम्बेडकर जी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ब्यूटीफुली ड्राफ्ट किया है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे ऐसे लेवल पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हालांकि अब CSET का लेवल बढ़ चुका है, 2-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, जिसके आपको 4 अटेम्प्ट मिलते हैं। आई एम नॉट हियर टू टेल यू अबाउट CSET अटेम्प्ट, बट 4 अटेम्प्ट मिलते हैं आपको साल में। इन 4 अटेम्प्ट में से आप किसी भी एक अटेम्प्ट में पास हो जाइए। मैं कहूँगा पहले अटेम्प्ट में पास हो जाइए, क्योंकि इतना इजी सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप लेक्चर्स देख लोगे और यू विल बी प्रिपेयर्ड इनफ टू सॉल्व एनी MCQ। इसके साथ साथ मैं क्या दूंगा, देखो नोट्स तो आपको मिलेंगे ऑफकोर्स, हार्ड कॉपी नोट्स के साथ आपको मिलेंगे एक MCQ बुक। MCQ बुक में आपको ढेरों टन्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे MCQ रिलेटेड टू व्हाट, लीगल एप्टीट्यूड। तो लीगल एप्टीट्यूड की एक अलग MCQ बुक मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग या अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको एक MCQ बुक मिल जाएगी, जिससे आपका MCQ का रिवीजन होते रहेगा। बस यस पीपल। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत ही ज़बरदस्त ड्राफ्ट किया है हमारे BR अम्बेडकर, यानी कि कहते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर सर जी ने, ठीक है। जब मैं इनकी बात करूं, डॉक्टर BR अम्बेडकर ये बहुत ही ज़बरदस्त एडवोकेट लॉयर थे, बहुत ही अच्छे फिलोसोफर थे। बेसिकली फिलोसोफर तो नहीं, लेकिन इनकी जो कही हुई बातें थी वो जूरिस्प्रूडेंस में एक मेजर क्या कहते हैं, मेजर इम्पैक्ट डालती है। जूरिस्प्रूडेंस मतलब लॉ ऑफ कोर्स, उस पर एक मेजर इम्पैक्ट डालती है इनकी बातें। तो इनको हम लोग फादर ऑफ नेशन, ऑफ कोर्स फादर ऑफ नेशन गांधी जी है, लेकिन फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, BR अम्बेडकर सर जी। तो इनको हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जन्म दिया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का बर्थ हुआ है वो किसने किया है, ऑफ कोर्स हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर सर जी ने। ओके ठीक है, चल। लेकिन आप एक बात बताओ मुझे, क्या आपको ये चीज़ पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इस दुनिया में जितने भी देश है, हर एक का ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन होगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज द, क्या कह सकते हैं हम लोग, जैसे कंपनी का MOA AOA होता है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सब कहाँ एग्जीक्यूटिव में लेके जा रहे हो। अरे मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ, कुछ झलक दे रहा हूँ एग्जीक्यूटिव की, क्योंकि इसके बाद तो आपको एग्जीक्यूटिव ही पहुंचना है। तो एग्जीक्यूटिव के पहले EET में आपको ये बता रहा हूँ मैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे किसी भी कंपनी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके भरोसे कंपनी चलती है। हर देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक किताब होती है, एक लॉ बुक होती है, एक लॉ ऑफ द लैंड होता है जो एक किताब में लिखी होती है, और उसके भरोसे ही पूरा देश चलता है ना। सर जी, अगर ये देश इसके भरोसे चल रहा है, तो आप मुझे बताइए कि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स, इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप चेंजेस कर सकते हैं। 44, 42, 43 अमेंडमेंट्स आपको पूरी लिस्ट मिल जाएंगी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे वो भी आपके सामने नोट्स में रखूंगा मैं। लेकिन सर मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो लॉ ऑफ द लैंड है ना, इसको चेंज करना ज़रूरी है ना। आप एक बात समझिए, with the changing times every day, like everything is changing so quickly that of course we have to change the law of the land as well. Why do I say this? Because law of the land has to be adaptable, has to be dynamic as per the changes in the environment, as per the changes in the environment in the country. ठीक है? So in our country also, when this law was drafted, when the Constitution of India was drafted, at that point of time, जैसे एक पॉइंट था कि उस टाइम पे एक स्पेसिफिक लॉ था जो कुछ माइनॉरिटीज़ के लिए बना हुआ था, ठीक है। वो लॉ को बाद में अमेंड किया गया, उसको टाइम पीरियड बढ़ाया गया, या उसमें कुछ चेंजेस, इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए। फिर 1-2 लॉज ऐसे थे जिसमें कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, जैसे राइट टू इक्वालिटी किसमें बोल रहे थे हम लोग, हम तब राइट टू इक्वालिटी का अर्थ इतना होता था कि हर रिलीजन, हर कास्ट, हर इंसान इक्वल है। लेकिन धीरे धीरे उस राइट टू इक्वालिटी में अमेंडमेंट्स आए। राइट टू इक्वालिटी में ये बोला गया कि एक मैन और एक वुमेन बिल्कुल इक्वल है एट वर्क प्लेस। मतलब ऑफकोर्स अगर आप काम ढूंढने जा रहे हो तो वर्क अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल इक्वल मिलनी चाहिए, मैन और वुमेन के लिए और फीमेल और मेल के लिए। यही होगा कि वर्क अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ वर्क एनवायरमेंट शुड ऑल्सो बी इक्वल। तो इट शुड बी जेंडर न्यूट्रल। क्या कहते हैं हम लोग, जेंडर न्यूट्रल, की वर्क एनवायरमेंट हो, वर्क अपॉर्चुनिटीज हो, या कोई भी प्रॉब्लम्स फेस करने की बात हो, या कोई अपॉर्चुनिटी देने की बात हो, ये थ्रेट या अपॉर्चुनिटी, ये दोनों चीज़ कोई भी हो, सब चीज़ें इक्वल रहेगी हर किसी के लिए। किसी को स्पेसिफिक या स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी, ठीक है। दिस इज राइट टू इक्वालिटी। नाउ
ये जो अब मैं बात कर रहा था आपको, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट टू कल्चरल राइट्स, राइट टू एजुकेशनल राइट्स, ये राइट टू प्रैक्टिस एजुकेशनल राइट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आती है। सर लेकिन फंडामेंटल राइट्स है क्या, और वो क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इम्बाइब किए गए हैं? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली वो ड्राफ्ट ही इसलिए हुआ है कि हमारी जो जनता है, हम कहते हैं ना बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो हमारी जो जनता है, हमारे जो पीपल है, उनके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। जो चेंजेस है उनके लिए ही होते हैं, उनके द्वारा ही होता है। बाय द पीपल, फॉर द पीपल उनके लिए होते थे, और ऑफ द पीपल, और वो चेंजेस उनके ही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी उनका ही है। समझ रहे आप? तो बेसिकली बात इतनी सी है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें इतनी छोटी छोटी, इतनी बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रखा गया है। मतलब किसी कम्युनिटी को बुरा ना लगे, किसी अपॉर्चुनिटी में किसी को कम ज़्यादा ना हो, किसी को तकलीफ ना हो किसी चीज़ से, हर कोई प्रोटेक्टेड रहे, हर कोई सिक्योर्ड रहे, हर किसी को डेवलपमेंट ग्रोथ का मौका मिले, हर किसी को अपने कल्चर, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का मौका मिले। आप गुरुद्वारे जाओ, आप चर्च जाओ, आप दरगाह जाओ, आप क्या कहते हैं मंदिर जाओ, आप कहीं भी जाओ, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। क्यों? आज अगर आप इस देश में फ्री घूम पा रहे हो, बेसिकली आपको, आप बोलते हो ना इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, फेसबुक पे वो डाल दूंगा, इन सब के पीछे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है। मतलब कल चल के आपने इंस्टाग्राम पे किसी के बारे में कुछ लिख दिया, of course backlashes will be there, मतलब people will be protesting against you, people will be saying bad things against you, या people might be supporting you, both way, pros and cons everything के होते हैं। लेकिन आपके पास ये राइट क्यों है? आपको कल चल के कोई जेल में डाल नहीं सकता। आप अगर प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको आप नमस्कार करते हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया, लेकिन आप बोलते हो कि सर आपने अच्छे से हमारा काम नहीं किया, तो क्या आपको जेल में डाला जा सकता है? नहीं। आप अगर ऑफकोर्स आप उनको डिफॉर्मेशन कर रहे हो, तो डिफॉर्मेशन के अंदर तो आईपीसी में आपको जेल में डाला जा सकता है, क्रिमिनल कोर्ट में। लेकिन अगर आप नॉर्मली बोल रहे हो कि सर जी आप ये काम नहीं कर रहे हो, या ये इसमें हमको तकलीफ हो रही है, सर जी आप जो काम कर रहे हैं, जैसे अभी किसानों के लिए कुछ लॉस थे, उसकी वजह से किसानों को तकलीफ हो रही थी, उन्होंने प्रोटेस्ट चालू कर दिया। वाई दे आर एबल टू डू दिस? बिकॉज वी आर हैविंग द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। किसान प्रोटेस्ट इसलिए कर पा रहे क्योंकि उनके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। यही शायद कोई और देश होता जो एक बहुत ही सीरिया जैसे, या कोई बहुत ही खतरनाक देश होता जहाँ पे आप लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, आपको तुरंत जेल में डाल दिया जाता है, या यू वुड हैव बीन शॉट डाउन। मतलब आप एक बात समझो, 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया हमारे ऊपर, तो उस वक्त पे क्या हुआ था? मतलब हम अगर प्रोटेस्ट भी करना चाहते थे, अगर हम अपने राइट्स के लिए फाइट भी करना चाहते थे, फिर भी हम वो नहीं कर पाते थे। क्यों? बिकॉज देयर वॉज ब्रिटिश रूल, देयर वॉज कॉलोनियलिज्म, और उस टाइम पे जो माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, या कोई भी लोगों के जो राइट्स थे, बेसिकली इंडियंस के, हमारे खुद के देशवासियों के जो राइट्स थे, वो भी छीने जा चुके थे। लेकिन वो अब नहीं है। अब तो आप खुल के रिकॉर्ड कर सकते हो, अब तो आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख देते हो, ट्विटर तो ऑफ कोर्स आप, मतलब ऐसा है कि लोगों की ज़िंदगी अब ट्विटर पे चलने लग गई है। तो ठीक है, कीपिंग दोज थिंग्स अवे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा टाइम क्यों आया है, ऐसा टाइम क्यों, मतलब इस टाइम पे हम इतना फ्रीली रह पा रहे हैं, ये क्यों है? बिकॉज वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, पीपल हैव टोल्ड मी दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। आप चाहे लॉ कर रहे हो या आप चाहे सीएस कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ने में जान निकल जाती है, पसीना निकल जाता है। लेकिन ट्रस्ट मी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जैसा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक कोई नहीं है। मतलब आपको इतना मज़ा आएगा, हर चीज़ जो आज की दुनिया में आज आप कर पा रहे हो, आज आपके देश में आप जो कर पा रहे हो, आप ये बोल पा रहे हो कि ये मेरा देश और मैं यहाँ रहता हूँ, मैं एक देशवासी हूँ, मैं सिटीजन हूँ इस देश का, ये क्यों बोल पा रहे हो? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज देयर। हर लॉ जो आपको प्रोटेक्ट करता है वो क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज देयर। सो as a lawyer, I am not boasting about things like Constitution of India, or the law has been drafted very well, there are no loopholes in it, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। हर चीज़ में कुछ ना कुछ गलत हो जाता है।
अरे चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स के बीच के मैच में इतनी गलती होगी, आरसीबी एंड चेन्नई सुपर किंग के मैच में गलती होगी, तब धोनी को फील्ड पे आना पड़ा कि यार गलत डिसीजन दिया है करके। अगर उन फील्ड्स में, उन मैचेस में गलती हो सकती है, तो अंपायर ने गलत डिसीजन दे दिया। अगर अंपायर से गलती हो सकती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो ऑफकोर्स हर चीज़ में छोटी छोटी गलतियाँ या लूप होल्स तो ऑफकोर्स हो ही सकता है। सर जी आप कहाँ लेकर चले गए आईपीएल में? अरे मतलब मैं बस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो आप कनेक्ट हो जाओ ऐसे। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि हर तरह से आज आप खुश हो, आज आप प्रोटेक्टेड हो, सावधान रहे, सतर्क रहे, जो आप रह रहे हो वो इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज देयर। तो द होल पॉइंट बिहाइंड माई डिस्कशन या बिहाइंड माई लेक्चर इज यू आर डूइंग गुड बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वेरी गुड। ठीक है, दैट्स इट। यस, अच्छा फाइनली आ रहे हैं हम लोग हमारे टॉपिक पे। मतलब मैं काफ़ी टाइम से आपको ला रहा हूँ इस टॉपिक पे, लेकिन एक आपको मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दे दिया कि इस टॉपिक में बेसिकली है क्या। ठीक है, नाउ आई थिंक यू आर कंफर्टेबल इनफ विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चल, सबसे पहले देख रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जान, आन बान शान जान। हमारी जान कौन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की? वो है हमारा प्रियम्बल। व्हाट इज इट? प्रियम्बल। प्रियम्बल इन शॉर्ट लेज डाउन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो किताब बनी है वो किस लिए बनी है, उसका जिस्ट क्या है, इन शॉर्ट वो किस लिए तैयार हुई है, या हमारे देश के लोगों के लिए वो क्या करना चाहती है, ये सब कुछ कहाँ लिखा है? प्रियम्बल में। कहाँ लिखा है? प्रियम्बल में। एक ज़रा देखे तो एक नज़र तो डाले प्रियम्बल पे। मतलब मैं जब लॉ कॉलेज में था ना, ट्रस्ट मी, हमें तो बोलते थे कि आपको रट्टा ही मारना है, प्रियम्बल को आप बाय हार्ट कर लो, और आपको अगर रात को 10 बजे, या रात 10 बजे पुणे में रात नहीं होती एनीवेज, पर जब भी रात को आपको बुलाया जाए और आपको कहा जाए, रात को आपको बेड से उठा के अगर बोला जाए कि टेल मी द प्रियम्बल, आपको पूरा प्रियम्बल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रियम्बल आपको लर्न होना चाहिए। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economical and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, the 26th day of 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves the Constitution. सर जी बहुत, एक फ़ोटो ही देखा हमने, अभी तक तो कुछ देखा भी नहीं है, पर एक फ़ोटो में हमारा सबसे पहला MCQ छुपा था जो हमें मिल गया। इट इज़ कॉल्ड द 26th डे ऑफ नवंबर 1949। मतलब सर 26 नवंबर 1949 को क्या मिला था आपको? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, COI, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं है ये, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड मतलब इसको अपनाया गया था। लेकिन सर जी क्या उसी दिन दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स? क्या उसी दिन ये लागू हो गया था? क्या ये इंप्लीमेंट हो गया था? नहीं नहीं नहीं, दिस वॉज इम्प्लीमेंटेड। 1 करोड़ रुपए का सवाल आपका। When was Constitution of India implemented? और आपके ऑप्शंस है 4 ऑप्शंस, 26 नवंबर, 28 नवंबर, 27 नवंबर या 25 नवंबर। बोलिए। 4 ऑप्शंस में 4 ऑप्शन गलत है। क्या बकवास करते हो सर, करना पड़ता है भाई। आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया came into force on 26 Jan 1950। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। मतलब 1949, 26 नवंबर 1949, उसके बाद से आप दिसंबर, जनवरी, 2 महीने के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स 1949 के बाद दिसंबर खत्म हो गया। जैसे आप अभी न्यू ईयर में खड़े हो, वैसे ही वो भी न्यू ईयर में खड़े थे। तो 26 जनवरी को उन्होंने कहा कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को केम इनटू फोर्स, या मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, लागू करेंगे। तो ये तब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 1950 was the year when Constitution of India was implemented. Was what? Implemented. Now when we speak of when was it adopted, सबसे पहले when was it adopted, it is 26 नवंबर 1949। तो इन 2 डेट्स में कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको लिख दिया दोनों डेट्स।
ठीक है, चल, दिस इज व्हाट प्रियम्बल। अब प्रियम्बल में सर ये वर्ड्स जो है सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं, कॉफ़ी रिपब्लिक, आप कॉफ़ी पीने जाते हो वहाँ पे, तो ये अलग अलग चीज़ें जो है, ये वर्ड्स, इसका मतलब बता सकते हैं क्या सर? बिल्कुल बताऊंगा, पूरा समझा के बताऊंगा, लेकिन उसके पहले खेलते हैं हम एक छोटा सा खेला, जो मैं कह रहा था आपको, एक छोटा सा खेला। बताइए आप, what are the contents, what are the contents of कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके कॉन्टेंट्स क्या है? मतलब आपको पता है कि इसमें अब सेक्शंस नहीं है। हमारे हर लॉ में, इंडिया के जो सारे लॉज है एक्सेप्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इट इज अनकॉडिफाइड, लेकिन बाकी जो लॉज है, आईपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी लॉ, हर लॉज में बेसिकली सेक्शंस होते हैं, ठीक है, हर लॉज में सेक्शंस होते हैं। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें क्या सेक्शंस है? नहीं, इसमें क्या है? आर्टिकल्स है। क्या है इसमें? आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स के साथ साथ और क्या है सर इसमें? आर्टिकल्स के साथ साथ इसमें है स्केड्यूल्स। क्या है? स्केड्यूल्स। तो ये स्केड्यूल्स बताते क्या है सर? स्केड्यूल्स पर इतना बताते हैं कि आर्टिकल्स जो है उसको फॉलो कैसे करना है, उसमें अगर कुछ चेंजेस है तो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक। तो आर्टिकल्स कितने हैं हमारे? हमारे आर्टिकल्स है 395 आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स। आप एक बात समझो, मतलब चलो आपको मैं आर्टिकल्स के बाद में बताता हूँ, स्केड्यूल के बाद में बताता हूँ, और स्केड्यूल से 12। आप एक बात समझो, 395 आर्टिकल्स और 12 स्केड्यूल, इसको लिखने में, इसको ड्राफ्ट करने में, मतलब ट्रस्ट मी, इसको ड्राफ्ट करना है और लिखना है। मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक बात पता होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिटन, इट वॉज रिटन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिटन एंड नॉट प्रिंटेड। व्हेन आई से रिटन, वो हाथ से लिखी गई थी, और इसके 2 कॉपीज थे, नहीं एक कॉपी नहीं, 2 कॉपीज थे, उसमें से एक कॉपी अभी भी प्रिजर्व्ड है एट न्यू दिल्ली, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो आर्टिकल्स है 395 आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल्स 12 स्केड्यूल्स, ये दोनों चीजें वॉज रिटन बाय ऑफ कोर्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर। मतलब वो अकेले इतना नहीं लिख रहे थे, लेकिन उन्होंने ड्राफ्ट किया है, उनका दिमाग है, और बाकी लोगों ने मिलकर लिखा है इसको। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हो ये चीज पूरे लिखने में, ये मास्टरपीस लिखने में कितना टाइम लगा होगा? कितना टाइम लगा होगा सर? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना बोलो कम है सर। मतलब ऐसा है कि इसको ड्राफ्ट भी करना है, सोचना है, और उसको लिखना भी है। हाउ मच टाइम डिड इट टेक? माय फ्रेंड्स, दिस टुक 3 damn years। 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर ही 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेडी था, और 1950 26 जैन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। मतलब इतना बेहतरीन बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो लिखा गया था, वो 3 साल के अंदर ड्राफ्ट भी किया गया, लिखा भी गया, और उसके साथ इम्प्लीमेंट भी किया गया। मतलब आप सोचो कि उस टाइम के जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उस टाइम के जो हमारे क्या थे, जूरिस्ट थे, उस टाइम के हमारे जो लॉयर्स थे, वो कितने ब्रिलियंट रहे होंगे कि उन्होंने 3 साल के अंदर, जब हमारे पास कुछ भी मटेरियल रेडी नहीं था, हाँ ऑफ कोर्स यूके का हमारे पास लॉस थे, हमारे पास यूएसए के लॉस थे, हमारे पास में अलग अलग फ्रांस के लॉस थे, अलग अलग देशों, रशिया के लॉस थे, तो हमारे पास अलग अलग लोगों के लॉज रेडी थे, हमको पता था कि उसमें क्या है। लेकिन उसको अडॉप्ट करना, हम कहते हैं कि यूके के लॉज को थोड़ा बहुत हमने कॉपी किया है, अरे कॉपी नहीं किया है। आप एक बात समझो, 200 साल तक हमारे देश पे किसी ने राज किया है, तो ऑफकोर्स उनने जो चीज़ें छोड़ के गए हैं, उन्होंने जो लॉज इंप्लीमेंट किए थे, उन्होंने जो लॉज लगाए हुए थे, ऑफकोर्स उसमें से कुछ कुछ लॉज जो अच्छे हैं वो तो हम रखेंगे ना। अरे आप एक बात समझो, आप खाना खा रहे हो, खाने के प्लेट में जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है वो आप डबल मांगोगे ना। मतलब आप बोलोगे कि मुझे गाजर का हलवा चाहिए वापस, तो आप खाओगे वापस उस चीज़ को। तो वैसे ही जो चीज़ अच्छी थी उसमें से कुछ कुछ चीज़ें हमने हमारे इसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रख दी थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमने उसको कॉपी किया है, हमने उसको वहाँ से लेकर बस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रखा है, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो इतना ब्यूटीफुली ड्राफ्ट हुआ है, उसको मैं बार बार ब्यूटीफुली ड्राफ्ट क्यों कह रहा हूँ, मतलब ट्रस्ट मी, इससे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं नहीं है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आई एम रियली प्राउड ऑफ इट कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इतना ज़बरदस्त ड्राफ्ट किया गया है कि हमारे देशवासियों को, मतलब they are so happy, they are so secured that this constitution is, because of what, because of this constitution is implemented in our country. So as of now we are happy, we are safe because of this constitution. So it took 3 years,
इट टुक 3 years टू ड्राफ्ट एंड इम्प्लीमेंट दिस कॉन्स्टिट्यूशन. 3 साल के अंदर ये हो गया था. सर आप ये सब चीज़ें क्यों बता रहे हो हमें? मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि यही तो आपके सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. यही तो आपके सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. किसने ड्राफ्ट किया था बताओ जल्दी. हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर. टुक ऑलमोस्ट 3 years. 1947 के बाद गिन लो, 1950 तक तो आ भी गए थे. हमारा 1950 के फर्स्ट महीने में ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी होकर इम्प्लीमेंट भी हो गया. इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, came into force 26th January 1950. ठीक है, adopted, came into force. It is a comprehensive document containing 395 articles, इसकी हमने बात की, and 12 schedules. I mean 395 आर्टिकल्स में से 12 से लेके 32 जो आर्टिकल्स है, 12 to 32 मैं लिख देता हूँ. 12 to 32 are our fundamental rights. तो ये 12 से 32 जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है. इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बहुत गौर से, क्योंकि यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जान है. जब हम कह रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट राइट्स. फंडामेंटल मीन्स इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट. तो ये जो चीज़ें, ये राइट सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि यही हमें प्रोटेक्ट कर, बार बार मैं कह रहा हूँ, प्रोटेक्ट करते, खुश रखते, सारी चीज़ें समझता हूँ, लेकिन यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जान है. मतलब यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हम इतना प्राउडली कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो इतने ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड है और इतना ज़बरदस्त तरीके से इम्प्लीमेंट किए गए हैं. ठीक है, 12 स्केड्यूल्स. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ब्यूटीफुल थिंग, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. भाई साहब आप एक बात समझो कि इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है फिर भी उसको 3 साल लगे. मतलब यू शुड बी डैम प्राउड इनफ कि आप एक बात समझो कि लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. मतलब देश, सारी दुनिया में सबसे बढ़िया और सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है. लेकिन लिखा कितने साल में? 3 साल में. इतना 3 साल में लिखा गया है. उसके बाद ऑफकोर्स उसमें अमेंडमेंट्स आए, लेकिन उसको लिखा गया था 3 साल के अंदर. इतने कम टाइम में इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, इसके लिए hats off. Yes. चलो, the Constitution of India is the supreme law of India and is popularly known as mother of all laws. What is it known? Mother of all laws. Because of all laws derive their authority and force from this constitution. जब मैं कहता हूँ mother of all laws, मदर की कोख से जो निकले हुए अदर लॉज है वो है हमारे IPC, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी लॉ, ये छोटे मोटे लॉज. these are all born from the Indian Constitution. These are all governed by Indian Constitution. जैसे एक माँ होती है अपने बच्चों को संभालती है, वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने सारे बच्चों को, सारे लॉज को संभालता है. मतलब सारे लॉज का पावर मिलती है, ताकत कहाँ से मिलती है? इट इज ऑल डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यस पीपल, तो दीज आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एंड ये लिखा है कि अदर लॉज डिराइव देयर अथॉरिटी एंड फोर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. फोर्स मतलब फोर्स वाला फोर्स नहीं, फोर्स मतलब उनका जो बाइंडिंग फोर्स है, बेसिकली लॉ की जो ताकत है, किसी भी लॉ की ताकत, आईपीसी बोलो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलो, ये सब की जो ताकत है, ये ताकत कहाँ से आती है? ये पावर कहाँ से आती है? ये फोर्स कहाँ से आता है? ये आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से. मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको ये हक देता है, इनको ये ताकत देता है कि ये इम्प्लीमेंट हो पाए और ये सब पे गवर्न कर पाए. ठीक है, जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए आईपीसी गवर्न करता है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए कंपनी लॉ, कंपनी के एक्टिविटीज़ के लिए कंपनी लॉ, और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये सारी चीज़ें तो अपना पावर डिराइव कहाँ से करती है? अपना पावर डिराइव करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से. यस, चलो पीपल, एक नोट है छोटा सा, ये पढ़ लेते हैं. द विजन ऑफ आवर फाउंडिंग फादर्स and the aim and objectives which they wanted to achieve through the constitution are contained in preamble. अब ये आपका एक MCQ क्वेश्चन है कि एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे फाउंडिंग फादर्स जैसे कि बी आर अम्बेडकर सर जी या महात्मा गांधी, इन सबका जो एम था या ऑब्जेक्टिव था वो कहाँ पे कंटेंड है? प्रियम्बल. प्रियम्बल तो आप जितनी बार पढ़ो कम है, इतना ज़बरदस्त लाइन लिखे हुए हैं ना, आप उसको एक बार इस लेक्चर के बाद एक बार बैठ के शांति से प्रियम्बल को पढ़ना और हर वर्ड को बस समझने की कोशिश करना. नोट्स को आपको देखना भी नहीं है, कुछ नोट्स से कोई आपका संपर्क नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं. आपको बस देखना है कि वो जो हमारा प्रियम्बल है उसकी जो ब्यूटी है वो आपको समझना है कि इतना बेहतरीन वे से वो हमारा जो प्रियम्बल लिखा गया है कि
प्रियम्बल के हर एक वर्ड में एक अलग अपना खुद का एक सेल्फ मीनिंग छुपा है, मतलब उससे आपको अलग ही मतलब एक फील आएगा। आप प्रियम्बल पढ़िए लेक्चर के बाद, आपको एक अलग ही फील आएगा, ट्रस्ट मी। द विजन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रियम्बल। ऑफकोर्स जो सोशियो इकोनॉमिक चेंज करना था, जो 200 साल हमको गवर्न किया था, उसको हटा के अब हम एक नई कंट्री बन रहे थे, एक ऑल टुगेदर एक न्यू न्यू country with a new governing rules, governing law was being introduced to us. So it was all planned in our preamble, given in our preamble. Though with what vision? With the vision of socio-economic change, मतलब social as well as economic changes was all inculcated in the preamble. The preamble expresses the ideals and aspirations of new India. ये नया भारत है, ये घुसेगा भी और घुस के मारेगा भी तो जो भी है, ये न्यू चीज़, न्यू इंडिया जो है, ये न्यू इंडिया के लिए ये लिखा गया था बेसिकली। न्यू इंडिया जब हम कह रहे हैं 1947 के बाद जो न्यू इंडिया आया था उसके लिए लिखा गया था। तो ये है, कह रहे हैं, इसका मतलब ये है भाई साहब यहाँ पे कि उस टाइम पे जो उनके एम्स से ऑब्जेक्टिव्स थे या जो आइडियल्स या एस्पिरेशंस थे, ये सब कुछ कहाँ लिखे गए थे? ये प्रियम्बल में लिखे गए थे। प्रियम्बल इसको परफेक्टली डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो आज मतलब हमने बस इतना देखा कि हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, मैं आपको ज़्यादा इसमें प्रेशराइज नहीं करूँगा पहली लेक्चर में, आपको बस मैंने इस लेक्चर में इतना बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कितना ज़बरदस्त है, उसकी मैंने बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर दी, ठीक है, लेकिन वो तारीफ योग्य है, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें ये गलती है या वो गलती है। मतलब चेंजेस इज रिक्वायर्ड, आई नो यू नो, बट ये बहुत ही बकवास आर्टिकल है या इसमें इसका कोई मतलब नहीं बनता। अरे अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है ना तो बेवकूफ़ है, वो इंसान बेवकूफ़ है जो बोलता है कि आर्टिकल ही सही नहीं है। अरे हर चीज़ हैज़ बीन ड्राफ्टेड वेरी माइन्यूटली, वेरी मेटिकुलसली, हर चीज़ के ऊपर बहुत सोच विचार किया गया, उसके बाद ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया है, ठीक है पीपल। So yes, I just gave you a broad overview of the Constitution of India. Tomorrow when we meet for the second lecture, I'll take you into the preamble. मतलब आपको मैंने आज कहा है कि preamble अच्छे से एक बार रीड कर लेना, मतलब एक देख लेना कि preamble है क्या, और उसको रीड करके आपको जो फीलिंग आएंगी, वाह ज़बरदस्त। तो वो होने के बाद कल आपको मैं प्रियम्बल के अंदर लेके जाऊंगा, प्रियम्बल के हर एक वर्ड का मतलब बताऊंगा, और उस वर्ड के मतलब में आपको मिलेंगे 3 से 4 MCQs पर प्रियम्बल्स वर्ड, ट्रस्ट मी। अगर आपको मैं डेमोक्रेटिक बता रहा हूँ, आपको सोशलिस्ट बता रहा हूँ, आपको रिपब्लिक बता रहा हूँ, हर चीज़ के अंदर आपको मिलेंगे 3 से 4 MCQs। तो बी रेडी फॉर टुमारोज लेक्चर, एंड यस विद दिस नोट आई एंड टुडेज लेक्चर। सी यू एट सेम प्लेस सेम टाइम। हाय, दिस इज स्पंदन कश्यप। हाय नहीं, बाय। चलो पीपल, सी यू टुमारो, बाय।